I hope all of you have written your answer by now. So let's look at the model answer of these questions. Such answers are also not the perfect answers, but they can set the benchmark that your answer must look like more or less the same. It basically means that standard of your answer should not be below than the model answer standard. I hope you are getting the point. Let's look at the answers. इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताकर कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट में या किसी प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है। उस मॉडिफिकेशन की वजह से उन प्लांट्स या एनिमल के अंदर चेंजेस लाकर एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। अब इसके अंदर आप दोनों तरह की चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स भी आ सकती हैं और आजकल की मॉडर्न टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आ सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अब हम बेनिफिट्स बताएंगे, और अगर आपको कंटेंट ज़्यादा पता है, बेहतर कंटेंट है, तो उसके अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए उन्हें फर्दर क्लासीफाई करके कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर प्रोड्यूसर्स के लिए आप अलग क्लासीफाई करके बता सकते हैं क्या बेनिफिट्स हैं, फॉर कंज्यूमर के लिए बता सकते हैं, और फिर रिसर्चर्स के लिए भी अलग से बता सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की वजह से प्रोड्यूसर्स को क्या किस तरह का बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहला, सेफ और ईजियर पेस्ट कंट्रोल मिलता है और वीट मैनेजमेंट मिलता है। मतलब एग्जाम्पल लेकर आप बता सकते हैं कि बीटी ब्रिंजल, अब इसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो ये है कि पेस्ट कंट्रोल, इस पर जल्दी कीड़ा नहीं लगेगा, और वीट मैनेजमेंट, इस तरह से क्रॉप कम ख़राब होगी और उसकी ईल्ड बढ़ जाएगी। इस तरह से मॉडिफिकेशन लाकर उन्हें वेदर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर होता है उन्हें उधर के ही वेदर के लिए तैयार किया जा सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूबा राइस के बारे में दे सकते हैं। ये फ्लड टॉलरेंट होते हैं, फ्लड आने पर भी इन पर इतना असर नहीं पड़ता है। फिर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इनके अंदर क्वालिटी ट्रेट्स को भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी को बढ़ा देना। इससे यह और हेल्दी हो जाएंगे और अल्टीमेटली ह्यूमन काइंड और फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला, मॉडिफिकेशन की मदद से उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि फाल्वर साफ्ट टोमेटो। इसके अलावा न्यूट्रिशन को भी एनहेंस किया जाता है, मतलब और फूड फोर्टिफिकेशन होता है उनके अंदर, और विटामिन्स और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जा सकता है। काइंड ऑफ रिपीटेटिव पॉइंट, बट इसके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स के लिए वह एक प्रॉफिटेबल मार्जिन देता है, वहीं कंज्यूमर के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो फूड होते हैं उनके अंदर टॉक्सिकेंट्स भी पाए जाते हैं कभी, तो बढ़ाने के अलावा यहाँ पे कम भी करता है। किसी भी क्रॉप के अंदर अगर किसी तरह के टॉक्सिकेंट्स को देखा जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें कम भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुकिंग ऑयल का ले सकते हैं। उनके अंदर जो सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, और आप आजकल देख सकते हैं कि लो सैचुरेटेड कुकिंग ऑयल्स का मार्केट में प्रोडक्ट्स देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं कि रिसर्चर्स को किस तरह का बेनिफिट मिलता है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से। सबसे फंडामेंटल चीज़ उन्हें जो मिलती है वो ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी के बारे में उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उन्हें यह सब चीज़ें समझकर और पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स को बनाने में मदद मिलती है। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, क्रॉप डिसीज़ के बारे में भी नई वैक्सीन्स बनाने में मदद मिलती है, और वो प्रोड्यूस करते भी हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट को किस तरह का असर पड़ता है इस चीज़ से। यहाँ पर हम बेनिफिट्स को ही देख रहे हैं। हम बता सकते हैं कि हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स हो जाते हैं, मतलब क्रॉप के ऊपर जो केमिकल डाला जाता है वीड्स को उगने से रोकने के लिए, तो उस पर्टिकुलर केमिकल का असर उस पर्टिकुलर वीड के ऊपर तो होता ही है, प्लस उस क्रॉप के ऊपर भी होता है। क्रॉप की यूजुअल प्रोड्यूस पर असर पड़ जाता है, या क्रॉप का किस मैच्योरिटी के साथ वो उग रही है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो उससे हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि जो क्रॉप के ऊपर केमिकल डाला जा रहा है उसका असर सिर्फ और सिर्फ वीट पर ही पड़े, और हमारी क्रॉप के ऊपर ना पड़कर वह टॉलरेंट हो। फिर टिलेज सिस्टम से कंपैटिबल बनाया जाता है, मतलब क्रॉप को उगाने के लिए टिलिंग की जाती है। अगर हम वह बार बार करेंगे तो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो निकल जाती है और सॉइल थोड़ा इनफर्टाइल हो जाती है। तो इसकी वजह से इस तरह का
मॉडिफिकेशन क्रॉप के अंदर किया जा सकता है जो कम टिलिंग में भी काम कर जाए, मतलब कम टिलिंग में भी अच्छे से उग जाए। नेक्स्ट बेनिफिट आप लिख सकते हैं फाइटो रेमिडिएशन। इसका मतलब होता है ऐसे ग्रीन प्लांट्स का यूज़ करना, उन्हें पर्टिकुलर जगह पे उगाना जो ग्रो होकर उधर की जो भी सॉइल के अंदर टॉक्सिक चीज़ें होते हैं उन्हें ट्रीट करते हैं और जो भी वेस्टेज होती है उसको कंट्रोल करते हैं। वेस्टेज किस चीज़ की? वाटर, सॉइल, एयर। तो इस तरह से तो हमने देखा कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब बात करेंगे कि इनसे जुड़े कौन कौन से रिस्क हैं, कौन कौन से कंसर्न्स हैं। सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक इनके इफ़ेक्ट्स के बारे में होलिस्टिकली स्टडी नहीं किया गया है। मतलब इनकी वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसको कम्प्रहेंसिव तरीके से स्टडी नहीं किया गया है और इसी वजह से इन पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया जा सकता और पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी नई डिसीज़ का इमरजेंस हो सकता है इनकी वजह से, या कोई नई तरह की एलर्जी फैल सकती है। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर किस तरह का असर पड़ेगा ये भी अभी नहीं पता। अभी तो हम सिर्फ पेस्ट और क्रॉप के रिलेशन के बीच में देखकर इसको जज कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक पूरा होलिस्टिक फूड वेब को चेक करने के लिए ओवरऑल इन्वायरमेंट असेसमेंट की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं है। इसी वजह से यह इशू डिबेटेबल है। अब बात करते हैं कि ठीक है, वो पेस्ट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्रॉप्स पर, लेकिन अदर तरह के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पर देखे जाते हैं। इसका काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। उसने पिंक बॉल वॉर्म का रेजिस्टेंस देखा जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के इस यूसेज पर। अब बात करते हैं पेटेंट राइट्स की। इस तरह के इनोवेशन के अंदर मोनोपोली होने का ज़्यादा खतरा रहता है, किसी एक को ही पेटेंट राइट मिलने की होड़ रहती है, तो ये भी एक कंसर्न है। एक इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी देखा जाता है, हमारे फार्मर्स जीएम क्रॉप की वजह से अननेसेसरी और कर्जे में जा सकते हैं, क्योंकि फिर उन्हें जीएम क्रॉप्स ही खरीदनी होंगी और अगर इन पर मोनोपोली हुई तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन की मेन बॉडी को आंसर कर सकते हैं। अब इसका एक कंक्लूजन को देख लेते हैं। कंक्लूजन हम बहुत बैलेंस्ड करके लिखने की कोशिश करेंगे। हम बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हर तरह का पोटेंशियल है एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूशनाइज करने का, पर इसके साथ हर स्टेक होल्डर, फार्मर से लेके बड़े रिसर्चर का कोई ना कोई डर है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट सेफगार्ड लेने की ज़रूरत है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जिससे कि किसी भी तरह के डाउट को वहाँ से हटाया जाए। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए और थोड़ा वेट डालने के लिए हम सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। बता सकते हैं कि ये व्यू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब इस बात से सोर्स को लगाने से किस तरह से वेट आ रहा है, ये जो कमेटी है इसी फील्ड से है, इसी में बहुत सारी रिसर्चेस करती है, तो इन्हें ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। इसी वजह से हमें अपना ओपिनियन देना भी है तो हम किसी सोर्स को लगाकर उसमें वेट डालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस तरह इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब इस आंसर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन था स्पेस डेब्रिस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। स्पेस और डेब्रिस उन ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे, स्पेशली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे, जो स्पेस के अंदर बिना किसी यूज़ के पड़े हुए हैं। सिंपल शब्दों में स्पेस का कूड़ा। अगर इन्हें क्लासिफाई करना है तो आप नेचुरल और आर्टिफिशियल में कर सकते हैं। नेचुरल में मेटेओराइट्स आ जाएंगे और आर्टिफिशियल के अंदर ऐसी सैटेलाइट्स जो अब काम नहीं कर रही है या फिर मिशन रिलेटेड जो भी डेब्रिस है, हम यहाँ से टेस्टिंग करते हैं, वहाँ जाकर वह वहीं रह जाती हैं और यूज़ में नहीं आती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आर्टिफिशियल कैटेगरी में आ सकती हैं। क्वेश्चन के आगे के पार्ट में अपनी ओपिनियन मांगी है, तो उसी सीक्वेंस में फ़्लो बनाते हुए हम लिखेंगे स्पेस में इस तरह का कूड़ा बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है और इनकी वजह से दूसरे जो स्पेस शटल्स को भेजा जाता है उनके लिए एक पोटेंशियल डेंजर की तरह काम करते हैं। इन शॉर्ट कभी टकरा गए तो फिर नुकसान होगा, राइट। और हम अपनी सैटेलाइट्स को भेजना बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं, वो यूज़फुल हैं, राइट। इसलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमने क्या किया, मतलब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने लॉन्च किया मिशन शक्ति, एक इंडियाज़ फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल। इस मिशन की वजह से स्पेस डेब्रिस पर किसी तरह का बर्डन नहीं हुआ
इसने स्पेस के अंदर और कूड़ा नहीं किया है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम फैक्ट्स का यूज़ करेंगे और बताएंगे कि इस टेस्ट को लोअर एटमॉस्फेयर में किया गया था, एक पर्टिकुलर एंगल पर किया गया था, जिसकी वजह से किसी तरह का स्पेस डेब्रिस ना हो, और अगर थोड़ा बहुत डेब्रिस जनरेट हुआ भी तो या तो वो वहीं के वहीं नष्ट हो जाएगा, डिके हो जाएगा, या वापस अर्थ के पास आ जाएगा। इसके अंदर काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, मतलब किसी भी तरह की एक्सप्लोसिव चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था। काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी होती है कि स्पीड से जो एनर्जी क्रिएट करते हैं उसकी मदद से टारगेट को हिट करना। सिंपल एग्जांपल, अगर आप स्पीड से कार लेके जाते हैं या फिर आप स्पीड से बाइक चलाते हैं और जाकर भिड़ जाते हैं, तब भी डैमेज होता है, राइट? तो सिमिलर कंसेप्ट है इसमें। यहाँ भी स्पीड से मिसाइल जाती है और ऐसी सैटेलाइट जो वर्क नहीं कर रही है उनको टारगेट बना के हिट करती है और उन्हें डिसमेंटल करके वापस अर्थ पे ले आती है, जिसका मतलब हुआ किसी भी तरह का एक्सप्लोजन का यूज़ नहीं हुआ। पर यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इंडिया के स्पेस एथिक्स पर डाउट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा ओपिनियन पूछा है कि इस मिशन शक्ति की वजह से हम स्पेस वॉर में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इस बात पर हम डिनाई करेंगे और लिखेंगे कि हम अभी भी इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज़ जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, मून एग्रीमेंट 1979, जो कि स्पेस का सिविल और पीसफुल यूज़ के लिए एडवोकेट करती हैं, उन्हें हम अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्हें हम अच्छे से मानते हैं। इन ट्रीटीज़ के अंदर किसी भी तरह का स्पेस के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड है, मतलब बिल्कुल मना है इस तरह का किसी भी वेपन को प्रोड्यूस करना, बनाना। लेकिन हमने तो कोई एक्सप्लोसिव का यूज़ नहीं किया, राइट? इसी तरह फिर आगे हम अपना कंक्लूजन देंगे। यहाँ पर हम यूएस का कंपैरिजन दे सकते हैं कि यूएस का ज़रूर दिखता है कि वो किसी तरह के फ्यूचर थ्रेट से बचने के लिए स्पेस का डिफेंस सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे कि बताया कि स्पेस आर्मी को वो ऑर्गेनाइज़ करने का इंटेंशन रखते हैं। पर इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज़ किसी भी कंट्री को थ्रेटन करने के लिए नहीं है और ना ही किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट है। इस मिशन को प्योरली डिफेंसिव मूव की तरह देखा जाए, जिसे सिर्फ अपना स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना है। और इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि इंडिया ने अपना वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करता है किसी भी तरह का वेपनाइजेशन स्पेस में। इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।